जी सर, अभिनंदन सर। सॉरी फॉर द डिले। स्टार्ट करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच सर। तो सर, स्क्रीन अगर शेयर कर सकते हैं तो वो कर दें। जी हाँ, मेरे कौन पास सी ना यहाँ आप या सर सुलेमान कोई भी, जी यहाँ मैं कर देता अवेलेबल हूँ। नहीं है मेरे पास लैपटॉप अभी। जी जी, कौन सा कंटेंट शेयर करना है? सर वो करें, गूगल खोल लें तो वो आगे बताता हूँ। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी यस सर, सर विजिबल विजिबल। है। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक तो गीक फॉर गीक्स का आर्टिकल खोल लें, डिवाइड एंड कॉन्कर का। उसके बराबर में दूसरा आर्टिकल खोल लें, गीक फॉर गीक्स का स्ट्रेस एंड मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये इम्प्लीमेंटेशन है, इससे पहले वाला जो, खैर इससे आ जाएगा, लिंक होगा इसमें ना। तो सही है, इसको पढ़ते हैं। ये जो नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ना, ये दी हुई है मर्ज सॉर्ट की। तो लेकिन हम इसको डिवाइड एंड कॉन्कर को पहले समझेंगे और फिर उसको देखेंगे उससे, स्ट्रेस एंड मल्टीप्लिकेशन से। जी सर तो जी। इसको भी देख लेंगे, ये भी मर्ज सॉर्ट भी देख लेंगे, ये कोई मतलब ज्यादा उतना मुश्किल नहीं है। जो मर्ज तो सॉर्ट भी लेकिन हमने कल भी एक ब्रीफली ओवरव्यू किया था मर्ज सॉर्ट को भी। इसको डिटेल में देख लेंगे फिर, मर्ज सॉर्ट को ना। तो कुछ चीजें हैं इसमें मर्ज सॉर्ट में। अच्छा, लेकिन ना डिवाइड एंड कॉन्कर में कुछ पहले चीजें होती हैं कि जो मतलब ना हमें समझना है। अच्छा सर, आपके ख्याल में अगर मैंने एक वेडिंग सेरेमनी प्रिपेयर करनी है, शादी की दावत हो रही है, अब क्या करना है, उसमें 50-100 काम है, अब मैं हर काम को ना बांट दूं, 10 बंदे जमा करूं और हर काम को इस तरह कर करके ना 5-5 काम उनको दे दूं। एक को बोलूं आप गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर करो, एक को बोलो आप खाने वाले को देख लो, दूसरे को बोलूं आप हॉल को देख लो, तीसरे को कुछ बोलूं। तो मेरे पास जो वो 50 काम है ना, वो बढ़ जाएंगे। और छोटे छोटे मतलब ना वो हर बंदे के कुछ जिम्मे लग जाएंगे, और सारे वो हर बंदे अपने अपने, हर बंदे के जिम्मे जो 4-4 5-5 काम लगाए हैं, वो कर लेगा। और वो पूरी ओवरऑल एक मेरी वेडिंग सेरेमनी इस तरह प्रिपेयर हो जाएगी। तो 50 काम इस तरह मेरे हो जाए। सर क्या ये डिवाइड एंड कॉन्कर है? सर काइंड ऑफ, क्योंकि आप, लेकिन उसमें ये है कि हम कंबाइन कर रहे हैं क्या? क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल यही है कि हम सब टास्क में डिवाइड करें और फिर उनको कंबाइन कर दें। हाँ, कंबाइन हम इसमें इस तरह कर लेंगे कि वो जो 5 बंदे, जो एक बंदा 5 काम करके लेके आ रहा है, उसने गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर कर ली, उसको इनविटेशंस भेज दी। दूसरा बंदा आया, उसने बोला भाई हॉल बुक हो गया, वहां पे ये सारे हॉल के सारे मसले हो गए। तीसरे ने बोला खाना हो गया, सब कुछ हो गया। और ये सारे हम किसी तरह लाइक सॉर्ट ऑफ कंबाइन भी कर लें, और वो आखिर में वेडिंग भी हो जाए। तो क्या हमने वो डिवाइड एंड कॉन्कर किया इसमें? जी हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर किया है इसके अंदर हमने। सही। एनीवन एल्स, किसी का और कोई ओपिनियन हो? सर सुलेमान, आप क्या कहते हैं? सर, इसमें टाइम का कितना ड्यूरेशन होता है? क्योंकि हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको भी देखना पड़ता है। यार अगर आपकी इजी टू मर्जी की एक्सेस टाइम होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम। जी जी। आपकी मर्जी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आप, वो आइडियल हो, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज सही हो बाकी। ठीक है। एक्चुअली जब डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं तो हमारा यही मोटिव होता है कि जितनी जल्दी हम इजी टू एक्सेस करें और क्विकली एक्सेस करें जो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो ये मैं ऐड करना चाहता था, बट ओवरऑल इट इज रिलेटेड टू डिवाइड एंड कॉन्कर कि हम कह सकते हैं उसको। सही सही। अच्छा सर, डिवाइड एंड कॉल कॉन्कर में जो है ना, जो पैराडाइम है, इसकी ना बाउंड्रीज हमें समझनी है कि ये क्या है और कब है, और कौन सी चीज जो है ना वो डिवाइड एंड कॉन्कर में आती है, कौन सी नहीं आती। ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है। और ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस तरह की ना, कंप्यूटर, ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल इसीलिए दी है क्योंकि कंप्यूटर साइंस की कोई एग्जांपल दूंगा ना मैं आपको एरे की, वो समझ ही नहीं आएगी, और वो उसमें वो कंफ्यूजन ही रहेगी। ये डिवाइड एंड कॉन्कर एक वजह से नहीं है। जो मैंने प्रॉब्लम्स डिवाइड की थी ना, वो सिमिलर प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो सारी ओके, अलग हमें अलग हाँ। प्रॉब्लम्स थी। मैंने हर हाँ बंदे को, मैंने एक को बोला खाना खाने के लिए वो कर दो, दूसरे को मैंने उसको बोला आप
वो हॉल देख लो, तीसरे को इनविटेशंस दे दी। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई ही तभी होता है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स में, जब सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो। ये ये हाँ चीज। आपने सही बात करी। ये जैसे इसके फर्ज कर लेते हैं कि एक एरे है, तो आपके जो सब एरे भरेंगे वो उसी एरे के अंदर से निकलते हुए भरेंगे सब एरे। यहाँ पे चीजें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो लग नहीं रहा कि वो एक एरे का पार्ट है वो। हाँ सर, एक एरे का पार्ट हो भी सही। कंप्यूटर साइंस में इसका मतलब ये है कि जो सब प्रॉब्लम है ना वो सिमिलर एल्गोरिथम से सॉल्व होनी चाहिए। वो ये नहीं हो कि वो किसी और एल्गोरिथम से सॉल्व हो, मतलब हमने कोई और सब एरे बनाया तो वो पता चले अब इस पे कुछ और लगाना पड़ रहा है हमें। और ये वही सब जो हाँ, बड़ी वाली प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व हो रही है ना, वो छोटी वाली उससे ना हो। सही मतलब यानी कि हर प्रॉब्लम का ना एक ही एल्गोरिथम होना चाहिए जो सारी सारी सब प्रॉब्लम्स के ऊपर वही चले। मतलब हमारे सही। पास जो छोटी सब प्रॉब्लम्स होंगी ना, डिवाइड जो हम करेंगे, वो सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, और वो सिमिलर सब प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। सिमिलर टू व्हाट? सिमिलर टू बिगर प्रॉब्लम। सही है। हाँ सही है ना, क्योंकि वरना आप हर प्रॉब्लम के लिए अगर अलग अलग एल्गोरिथम बनाएंगे तो फिर फायदा नहीं है डिवाइड एंड कॉन्कर का। हम्म। तो अच्छा, इंटरव्यू में ना, मतलब कुछ इंटरव्यू में वैसे ऐसे तो नहीं, लेकिन वैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी कर रहे हो तो ये ना बहुत मतलब वो प्रोमिनेंट हो जाता है कि कहाँ पे ना डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं लगेगा। तो मतलब ये ज्यादा स्पॉट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर आप इस लूप में फंस गए ना कि अच्छा मैं यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर लगाने बैठ गया और उस पर सोचने बैठ गए, तो वो मतलब वो फिर उस होल के अंदर आप वो जाते जाएंगे, और मतलब वो वहां से फिर वो मतलब ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स ही होता जाएगा वो, मतलब आपको उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब वो हमें ये पता हो डिवाइड एंड कॉन्कर में कि ये कहाँ नहीं लगेगा। तो अगर जो अब हमने जो लार्ज प्रॉब्लम डिवाइड की है वो सिमिलर इन नेचर नहीं है टू द ओरिजिनल स्मॉल प्रॉब्लम, और लार्ज प्रॉब्लम की नेचर सिमिलर नहीं है, तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर उसके लिए नहीं है। तो इसको देखते हैं कि है क्या ये डिवाइड एंड कॉन्कर। अब देखें, इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स solve smaller problems, use the solution of smaller problem to find the overall result। अच्छा सर, थोड़ा सा जरा नीचे करिएगा, इसको मर्ज सॉर्ट को देखते हैं। अच्छा, ये वाला सही नहीं है वैसे मर्ज सॉर्ट का। इसको ना सर उधर किसी नए टैब में ना मर्ज सॉर्ट विजुअलाइजेशन खोल लें। व्हाट्सएप चलो। इसके अलावा ये, हाँ, ये विजुअल एल्गो वाली खोल लें। नहीं, ये दूसरे तरीके से दिखाएगा। पहले वाला खोलिएगा जरा, जो इससे पिछला था। हाँ चलिए, यही खोल लें, और इसको ना उसमें रिवर्स में वो हम कर लेते हैं। मतलब हमने सॉर्ट करना है ना, तो हम्म। सॉर्टिंग में क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके आएंगे ना हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या तो इसको दे दें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सही। 8 7 6। अच्छा अब सर देखें होगा क्या, ये ना इसको डिवाइड जी करेगा बीच से, और ये दो सही। सब प्रॉब्लम हो जाएंगी। फिर एक एक सब प्रॉब्लम को पकड़ेगा, लेफ्ट वाली को ना। जी सही है। अच्छा, लेफ्ट वाली को पकड़ेगा, फिर उसको मजीद डिवाइड करेगा। राइट वाली को नहीं छेड़ेगा अभी। राइट वाली को उधर ही, राइट वाली हमारे पास जो पड़ी हुई है ना, जो डिवाइड हो गए, जो ओरिजिनली डिवाइड हुई है वो उधर पड़ी रहेगी। वो जो लेफ्ट वाली है ना, उसको मजीद डिवाइड करेगा, फिर उसका फिर लेफ्ट वाला पार्ट पकड़ेगा, फिर उसको फिर डिवाइड करेगा। जब तक करता रहेगा जब तक हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल ना हो। सॉल्वेबल कब होगी, किस सूरत में होगी कि या तो हमारे पास एम्प्टी एरे हो, वो सॉल्वेबल है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। या तो हमारे पास मतलब उस एरे के अंदर एक एलिमेंट हो, तो वो भी हम कह सकते हैं कि ये सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है एक एलिमेंट को। सॉर्टिंग कब चाहिए हमें? जब दो एलिमेंट हो।
तो अब ये देखें इसने ना वो इधर लिखा हुआ भी है और डिवाइड भी कर दिया इसने कि स्प्लिट द सिलेक्टेड एरे एज इवनली एज पॉसिबल। तो इसने उसको दो में डिवाइड कर दिया। सर नेक्स्ट स्टेप इसका करें जरा। जी। और स्प्लिट द हाँ। सेकेंड एरे एज इवनली एज पॉसिबल। अब ये देखें इसने ना वो जो सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेप में जो राइट वाला था, जहाँ पे हमारे पास है 4 3 2 1, उसको नहीं छेड़ा। अब नीचे ये 8 7 6 5 वाले एरे को इसने मजीद डिवाइड किया 8 7 में और 6 5 में। नेक्स्ट स्टेप में ये 8 7 को फिर वो करेगा। सर सिक्स स्टेप करें जरा। अब ये स्प्लिट द लेफ्ट एरे। अब देखें इसने फिर ना वो राइट एरे को नहीं छेड़ा, 6 5 को नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारों पे ना एक साथ काम कर रहा होता है, नहीं, ये वो एक ही को पकड़ेगा, उसको सॉल्व करेगा, फिर उसका नेक्स्ट उसके उसको करेगा। यही वो वजह है कि हमें ना वो एल्गोरिथम सिमिलर चाहिए। क्योंकि अब जब हम वो राइट वाले हिस्से पे आएंगे ना, तो वो वही एल्गोरिथम लगाना है हमने। हमें कोई दूसरा ये नहीं कि हम कुछ और कर लेना। तो कंफ्यूजन ये होती है कि वो शायद हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये दोनों पे एक साथ चल रहा होगा, ये एक साथ नहीं चल रहा होगा, ये उस पे चल रहा होगा। अच्छा, अब वो नीचे जो वो ब्लू बॉक्स है उसमें वो कह रहा है एन एरे ऑफ लेंथ 1 कैन नॉट बी स्प्लिट, तो रेडी फॉर मर्ज। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एरे ऑफ 1 को हमें स्प्लिट नहीं करना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं ना कंपैरिजन के लिए। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा किस तरह होगी कि अब यहाँ पे इमेजिन करें ना, दो पॉइंटर्स हैं, एक आई और जे। एक आई जो है ना वो 8 पे खड़ा हुआ है और जे खड़ा हुआ है 7 पे। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, आई और जे को, कि इसमें से छोटा कौन सा है। और जो ऊपर ना एक हम अलग से एरे बनाएंगे और उसमें रख देंगे। तो सर 10th स्टेप करें जरा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 10th स्टेप। तो और नाइन्थ, नाइन्थ करिएगा। नाइन्थ तो 7 पे चला है। हाँ, कैन नॉट बी स्प्लिट रेडी फॉर मर्ज, तो ठीक है। तो अब मर्ज सिलेक्टेड एरेज बैक टुगेदर इन सॉर्टेड ऑर्डर। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या है, ये एक ना एरे बन रही है। ये कितनी एरे है, ये जितने हमारे पास एलिमेंट्स है ना उतने की एरे है। और ये हर स्टेप पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये ना जितने एलिमेंट्स है ना तो एन नंबर की एरे होगी हमारे पास। तो इसको देखें, इसको इम्प्लीमेंटेशन में ये समझने में आसानी हो जाएगी। अब इसमें इमेजिन कर लें कि ये दो पॉइंटर्स हैं आई और जे, जो 7 और 8 आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि इनका मिनिमम कौन सा है। तो वो सर 11 करें। तो सिलेक्ट द सिलेक्टेड वैल्यू फॉर द सॉर्टेड एरे। यहाँ तो अच्छा, मिनिमम की बात हुई है। सिलेक्ट द मिनिमम ऑफ द टू वैल्यूज। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया एड द सिलेक्टेड वैल्यू टू द सॉर्टेड एरे। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज याद रखनी है, ये जो आई है ना, जब हमारे पास कोई एक एरे खत्म हो जाए, बिल फर्ज हमने ये लिख लिया, अभी तो एक एक एलिमेंट था, लेकिन जब ये वो हमारे पास खत्म हो जाए एक उसमें, तो दूसरे एरे के जितने एलिमेंट्स हैं ना उन सारों को हम डायरेक्टली अपेंड कर देंगे। वो कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। अब हमारे पास लेफ्ट राइट वाला एरे खत्म हो गया है, वहां पे 7 उठ के ऊपर चला गया। तो लेफ्ट में अब जितने एलिमेंट है ना उसको बस डायरेक्टली अपेंड करना है हमें। तो नेक्स्ट करते हैं सर, इसका पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हेन वन लिस्ट बिकम्स एम्प्टी कॉपी ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द रिमेनिंग एरे इनटू द सॉर्टेड एरे। तो ये अभी हमने 8 को भी आगे कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं, 8 कॉपी हो गया। अच्छा, अब ये 8 ना कॉपी हो गया तो 7 और 8 हमारे पास सॉर्टेड उसमें आ गया। अब ये जाएगा 6 और 5 पे। 6 और 5 को भी इसी तरह वो करेगा। तो उसको देखते हैं। अब ये फिर आई और जे वाला कंपैरिजन है, ये आई और जे के साथ कंपैरिजन होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें समझ में काफी अच्छा आएगा ना। तो उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब ये देखें, अब ये दो हमारे पास ना वो सब एरेज हो गई हैं, जो मतलब 7 8 और 5 6। अब ऊपर वाली एक और, अब जो है ना फिर एक एम्प्टी एरे हम बनाएंगे। कितनी बड़ी बनाएंगे, जितने एलिमेंट्स हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एन कितने हैं इस दफा, इस दफा जो हमारे पास वो एन है वो है 4। तो एक एम्प्टी एरे बनेगी 4 एलिमेंट्स की। अच्छा, अब क्या होगा, अब फिर इसी तरह सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करने के लिए, अब देखें, अब सर एक स्टेप और आगे करिएगा। यहाँ पे ना
अब ये देखें, इसने ना लाइट करके दिखाया हुआ है लेकिन वो सही दिख नहीं रहा। ये वो एक वाइट तरफ हो गया। 7 है और एक तरफ 5 है। ये जो दो इसने हाईलाइट किए हुए ना किसी तरीके से, ये मतलब वो हमारे पास ये वो पॉइंटर्स हैं। अब ये कंपेयर कर रहा है एक 7 को और 5 को, कि 7 और 5 में एक 7 पे आई का पॉइंटर है और जे का पॉइंटर है 5 पे ना। अब ये आई और जे को कंपेयर कर रहा है, इसमें से जोन सा वो छोटा होगा ना उसको ले जाके वो ऊपर रख देगा 5 को। सर 5 को एक ऊपर लिख दें खुद ही पेन से, जीरो वाले उसमें। अब ये हमारे पास आई का पॉइंटर हमने हो गया। और अब आई का पॉइंटर हम एक एडवांस करेंगे, आई का पॉइंटर कहाँ पे आ गया, अब 6 पे। 6 पे आ जाएगा सर आई का पॉइंटर ना। ठीक है। अब 6 और 7 को कंपेयर करेगा। ये सॉरी, जे का पॉइंटर 6 पे आ गया। आई तो यहाँ पे खड़ा हुआ है ना 7 पे। तो अब 6 और 7 को कंपेयर करेगा तो 6 और 7 में जो सा मिनिमम है, 6 मिनिमम है, इसको उठा के इधर रख देगा। अब आई, अब ये जे वाला जो एरे है ना ये खत्म हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब आई के उसमें एरे में जितने भी एलिमेंट्स है ना ये सारे हम उठा के उसमें डायरेक्ट वो पॉइंटर चलाएंगे और प्लस प्लस करके सारे एलिमेंट्स उठा के उधर रख देंगे। तो यही स्टेप होगा, ये काम यही करेगा और इसमें ये लिखेगा भी सही साथ साथ। तो इसको स्टेप्स को पढ़ पढ़ भी लेते हैं। तो सर इसको यस सर। आगे करते हैं। एक सेकेंड। हाँ वो मिटा दें भले से। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो हम सर ने बोला ना कि जब 5 और 6 आने के बाद वो जो जो लेफ्ट वाला है वो पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। वो कंपेयर इसलिए नहीं करेगा उसमें क्योंकि हम उसको ऑलरेडी सॉर्ट करते हुए आए हैं। तो इसलिए अब कंपेरिजन की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आई और जे को कंपेयर कर रहे थे। जब जे वाले सारे हो गए तो आई वाले ऑलरेडी ऐसे कैसे चले जाएंगे क्योंकि उनको सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। उनकी कंपेरिजन की हम पहले ही नीचे कर चुके हैं उनको compare। जी सर। आई थिंक सर वीरेंद्र जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, सर का आई थिंक इंटरनेट इशू कर गया है तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ ही। तो अभी यहाँ तक हमने देखा कि हम लेफ्ट को सॉर्ट करते हुए आए थे। अब जिस तरीके से हमने लेफ्ट को सॉर्ट किया था तो हम बिल्कुल उसी तरीके से हम राइट को भी सॉर्ट करेंगे। जो हमारे पास हम राइट पे आके अगेन हमने जो हमारे पास वैल्यूज थी हमने उनको स्प्लिट किया लेफ्ट और राइट में। सही है। फिर अगेन लेफ्ट वाले को स्प्लिट किया हमने लेफ्ट और राइट में। और फिर इन दोनों को हमने चेक किया, इन दोनों में से जो मिनिमम था उसको हमने एम्प्टी एरे के अंदर पुश किया। फिर 4 को पुश किया। और फिर अगेन राइट पे भी यही प्रोसीजर चला। हमारे पास दो आ गए। तो 2 और 1 में से जो सबसे बड़ा था, जो सबसे मिनिमम था, हमने वो आगे पुश कर दिया। तो 1 आ गया। फिर हम आगे जाएंगे, 2 आ गया।
अगेन फिर दोबारा वही, इन दोनों में चेक करवाया, 1 आ गया। फिर चेक करवाया, 2 आ गया, 3, एंड देन 4 आ गया। अब हमारे पास जो है वो दो एरेज है जिनकी दोनों की लेंथ जो है वो 4 4 है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एरे होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 8 होगी। सही है। तो अब हमारे पास दोनों एरेज आ गए, लेफ्ट और राइट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए अगेन सेम लॉजिक लगेगी, लेकिन एल्गोरिदम जो है वो चेंज नहीं होगा। सब प्रॉब्लम्स की ये बात पहले ही बताई थी थोड़ी देर पहले, यही मेन की पॉइंट है कि एल्गोरिदम चेंज नहीं होगा। तो अगर अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो जो लॉजिक सेम नीचे लगी थी वही लॉजिक लगेगी। वो क्या करेगा, 5 को पहले 1 से कंपेयर करेगा, 1 आ जाएगा। फिर वो 5 को 2 से करेगा, 2 आ जाएगा। अगेन 3 से करेगा, 3 आ जाएगा। 4 से करेगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा, 5, 6, 7 एंड देन 8। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारे पास। सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरी की पूरी एरे जो है हमने उसको सॉर्ट कर लिया। सही है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट एरे, जो कि पूरा का पूरा सॉर्ट है। सही है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मर्ज सॉर्ट का। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, डिवाइड एंड कॉन्कर के हवाले से, मर्ज सॉर्ट के हवाले से। सर सुलेमान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे मर्ज सॉर्ट के अंदर? जी सर, इसमें एट द एंड यही हो रहा है कि हमारे पास जब दो सॉर्टेड अरे आ चुकी हैं तो उनको जब हम मर्ज करते हैं तो एट द एंड हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी एन नंबर ऑफ टाइम्स आती है। ठीक है, क्योंकि हम वन बाय वन एक एलिमेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो जितनी भी उसमें आइट्रेशंस आती हैं वो एन नंबर ऑफ टाइम्स तक एट द एंड हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास एक रिकर्सिवली कह सकते हैं आप, कि जब हम इसको डिवाइड करते जाते हैं इनटू सब अरे, तो उसमें जो रिकर्सिव मेथड है वो क्या करता है, साथ साथ अरेज को सॉर्ट करता जाता है, ताकि एट एट द एंड हमें जो दो अरेज मिले वो सॉर्टेड हों, और देन हम उनको फाइनल अरे में सॉर्ट करें। तो ये ऐड करना चाह रहा जी सर, वेरी, ये ऐसा ही है। इसकी आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ एन होती है, ओ ऑफ एन लॉग एन होती है आई थिंक, मर्ज यस सॉर्ट सर। की। हाँ यस सर, ऑफ एंड लॉग एन होती है ना। तो यही होता है ना सर कि लॉग एन इसलिए आ रही है क्योंकि वो डिवाइड टू पार्ट्स में करता जा रहा है। तो वो टू पार्ट्स में करते करते वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जैसे बाइनरी सर्च करते हैं हम, उसमें हम एरे को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर जो बची एरे होती है उसको भी टू पार्ट में करते जाते हैं। तो वो लॉग एन स्टेप्स होते हैं। था। तो जी सर। रिकर्सिव लॉग एन कर रहा है। और ओ ऑफ एन क्यों लग रहा है, वो ओ ऑफ एन इसलिए लग रहा है जैसे सर ने बताया कि वो हम चेक करें कि एक एलिमेंट को कंपैरिजन करके। तो वो जो चीज है ना वो ऑफ एन ले रही है हमारा। तो वो ऑफ एन लॉग लॉग। आ रही है। यस। जी यस सर। सर, क्योंकि हमारे पास जब हम लेफ्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारे पास है नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक के 8 हैं, तो n बाय 2 करते हैं ना, हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उस वे में हमारे पास क्या आती है, log ऑफ n। बट एट द एंड हमें क्या करना पड़ता है, एक इनटू अ लीनियर सर्च में हम इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास लीनियर आ जाती है। तो लीनियर में जब भी आते हैं हमारे पास, जब हम वन बाय वन आइट्रेट करते हैं या कंपैरिजन करते हैं इनटू अ कंप्लीट जो हमारे पास अरे है, तो उसमें हमारे पास एट द एंड एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो यही था सर, आप इसको फर्दर कंटिन्यू, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फर्दर इसमें तो यू कैन आस्क फ्रीली काइंडली। तो क्वेश्चन कीजिए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, हमें भी जो क्यूरीज हैं या फर्दर कुछ इसमें इशू हो तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सर, जो वर्ड डिवाइड एंड कंकर है उसमें कंकर का मतलब कंबाइन करना किस सेंस में आता है? नहीं, कॉन्कर जो है ना वो, जब हम सॉर्ट करते हैं ना उनको कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, वो कॉन्कर है। यानी ये सर बेसिकली ये डिवाइड एंड कंकर ना, ये वहां से आया है जो पहले लड़ाई वगैरह होती थी ना, तो वो एक रूल यूज करते थे डिवाइड एंड कंकर।
पहले उनको डिवाइड करो, फिर वहां जीत लो। कनकर मतलब जीत जाना। तो बेसिकली इस टाइप का ही कुछ है। तो ये जो है कनकर मतलब ये है कि हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं। अब कनकर ये है कि अगर हम सॉर्ट करते हुए आ रहे हैं मामलात को, और फिर ऊपर तक आ रहे हैं, तो ये हम कनकर करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जी हाँ, ये जैसे सही अब बात। अब यहाँ पे डिवाइड करते हुए आ गए हम बिल्कुल एंड पे। अब 8 और 7 है। 8 और 7 को मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉर्ट करूंगा कि कौन सा इनमें से मिनिमम है। मैंने चेक किया, 7 मिनिमम आ गया और 8 मिनिमम आ गया। अब ये क्या हुआ, ये ये तो कंबाइन का प्रोसेस है, ये वाला जो भी हमने ये वाला किया है। लेकिन इससे पहले जो हम मिनिमम चेक करवा रहे थे ना कि कौन सा मिनिमम है और कौन सा जाएगा, वो कहलाता है कॉन्कर वाला पार्ट, जिसके अंदर हम सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। इसलिए इसको डिवाइड एंड कॉन्कर बोला जाता है। तो बेसिकली डिवाइड के साथ साथ कॉन्कर हो रहा होता है। ठीक है सर, क्लियर है। ये सर पहले फुली डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम कनकर करते हुए ऊपर आते हैं। यस सर। पहले तो हम सिर्फ डिवाइड ही करते रहते हैं ना, जब तक वो सिंगल सिंगल एलिमेंट पे नहीं आ जाता। जी जी, क्योंकि सिंगल एलिमेंट जो है वो खुद एक सॉर्टेड होता है, वो क्योंकि यस सिंगल यस एलिमेंट को हम यस। सॉर्ट नहीं कर सकते। और हाँ, और ज्यादा सॉर्ट नहीं कर सकते, तो वो सॉर्टेड है। तो बेस केस है हमारा, और उससे फिर हम बैक ट्रैक करते हुए टॉप पर आ जाते बिल्कुल। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर को समझने के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सर अभी हमजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो हम एक एल्गोरिदम देख लेते हैं जिसे हम स्ट्रेसेस एल्गोरिदम बोलते हैं, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम आता है। तो ये जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये एल्गोरिदम जो है ये इस्तेमाल होता है। इसकी तरह अगर हमें इसका थ्योरी मिल जाए, स्ट्रेसेस एल्गोरिदम, तो क्योंकि जो जो इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है ना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का, वो ये है कि दो मैट्रिक्स को आप जैसे एग्जैक्ट मैट्रिसेस हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन क्यूब पे चली जाती है। काफी इनएफिशिएंट वे है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने का। स्ट्रेसेस मल्टी एल्गोरिथम ये करता है कि मैट्रिसेस को डिवाइड करता है स्मॉलर मैट्रिसेस के अंदर, फिर डिवाइड करते करते फिर उनको मल्टीप्लाई करवाता है। तो बेसिक लॉजिक ये है स्ट्रेसेस की। तो स्ट्रेस मेथड ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ टिपिकल डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। We have discussed social algorithm here. However, let's get then on what's behind the divide and conquer approach and implement it. चलिए प्लीज देख लेते हैं करो। सही है। तो हमें क्या किया, हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। हमारे पास एक है मैट वन जिसकी साइज है n/m का मैट्रिक्स है हमारे पास, सही है। और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, उसकी क्या है साइज m/q। क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर कि जब दो मैट्रिसेस हैं तो हम दो मैट्रिसेस को उसी वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनकी एक का जो कॉलम है दूसरी की रो वो बराबर हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगी। तो फर्स्ट वाले की जो जो कॉलम है ये, और सेकंड वाले की जो रो है, ये दोनों बराबर है, सेम है, दोनों का एम है। तो हम तभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है फिर। सही है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट वेयर द रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैज अ डायमेंशन ऑफ n/q। सही है ना। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, n/q का होगा। पहला कौन सा है, n/m का है। दूसरा m/q का है। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा आएगा, n/q का मैट्रिक्स आएगा। सही है। प्रोग्रामिंग के अंदर मैट्रिक्स सिंपली आपके पास क्या है, एरेज ऑफ एरेज है। टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे, तो एरेज ऑफ एरेज है हमारे पास, और कुछ नहीं है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमारे पास पहला मैट्रिक्स आ गया। सही है, 1 2 3 4 5 6। सही है ना। तो ये पहला मैट्रिक्स आ गया। दूसरा मैट्रिक्स 7 8 9 10 11 12।
सही है, तो ये दो मैट्रिसेस आ गए, आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। सही है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया, वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। मैट्रिक्स वन इज मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स टू बाय कंप्यूटिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस रोज एंड बीस कॉलम्स। ये हमने क्या किया कि अगर जो डॉट मल्टीप्लिकेशन थी हमने वो कर दी। अगर आपने मैथ्स के अंदर ये पढ़े होंगे मैट्रिसेस, तो आपको उससे वाकिफियत होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है मैथ्स के अंदर। सेम वही चीज है। सही है, तो हमारे पास क्या है, अभी आउटपुट आ गया। अब हम देखेंगे कि इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से किया गया यूजिंग नेस्टेड लूप। सही है, अब मैंने बताया था कि नेस्टेड लूप के थ्रू जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, n/m/q। सही है, तो देख लेते हैं कि किस क्यों। The main idea is to initialize the matrix with zeros and fill each cell by computing the dot product of corresponding rows from and a column from. This is done using three nested loops. The outer two iterate over the result matrix cells and the innermost loop perform the multiplication and addition. सही है, तो बेसिकली हम करते क्या है, जो ट्रेडिशनल वे है, तो हम ये करेंगे कि अब हमें पता है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना उसका साइज क्या होगा, ये हमें मालूम है। सही है ना, अगर मैं ऊपर आऊं तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज निकालने के लिए हम इसकी रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर हम जीरोस ऐड कर देंगे, सारे के सारे पूरे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर जीरोस आ जाएंगे। ये हमने एक बना के रख दिया रिजल्ट। सही है, फिर हम क्या करेंगे, फिर अब नेस्टेड लूप चलाएंगे, तीन तीन नेस्टेड लूप चलेंगे और फिर वो वैल्यूज जो है वो रिजल्टेंट एरे के अंदर पुश करते जाएंगे कैलकुलेट करते हुए। इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि तीन नेस्टेड लूप चल रहे हैं हमारे पास। एक रो पे चल रहा है, एक कॉलम पे चल रहा है और फिर उनका एक प्रोडक्ट बना बना के वो ऐड करता जा रहा है। सही है, तो ये तो एक जनरल एक तरीका है कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखते हैं कि स्टेटस के तरीके से किस तरीके से हो सकती है स्टेटस एल्गोरिदम के थ्रू, जिसके अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर रहे हैं। The main idea is to multiply two matrices by following the standard row by column multiplication for each element in the result matrix. To form the second matrix multiplies the corresponding element and add them to get a single value. अच्छा, ये तो खैर तरीका बता रहा है कि मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। सर, सही है। जी। सर को विजुअल प्लेटफॉर्म है जो इसको भी शो कर सके कि किस तरह ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करते हुए सॉल्व होते हैं पहले की तरह। जी हाँ, पहले एक दफा जरा इसको देख लें, फिर मैं इसकी विजुअलाइजेशन निकालता हूँ। इसकी ठीक है सर, होगी, थैंक स्ट्रेसेस की होगी। यू। चलो इसकी एक विजुअलाइजेशन हम निकाल लेते हैं स्ट्रेसेस की। आई थिंक इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं। जब तक सर फैजान अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रेसेस एल्गोरिदम के अंदर। नहीं सर, आप अच्छा बता रहे हैं ये एल्गोरिथम का। तो इसका इसका सूडो कोड का आंसर इसमें है, सूडो कोड इसका आई थिंक यहाँ दिया हुआ है। यस। सर मेरी ये तो आवाज आ रही? यस सर, जी आपकी जी हाँ। आवाज आ रही है सर। सही। अच्छा, तो सर हमारा वो हो गया।
जी हाँ सर, मर्ज सॉर्ट तो हो गया। हम स्टेसिस एल्गोरिदम देख रहे थे। तो आप, अगर आप हमारे हाथ से टॉर्च पकड़ना चाहें तो फिर आप हमें रास्ता दिखा देगा स्टेसिस एल्गोरिदम का। क्योंकि थोड़ा सा जरा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मेरा स्टेसिस। अ, और बेसिकली सर इसका हम ऐसा कर सकते हैं ना कि उसका जो सूडो कोड है, पहले इसने क्या बताया है, नेव मैट्रिक एप्लीकेशन है ना, हाँ, सिंपल जो, सूडो कोड। आई थिंक वहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा उसका नहीं दिया हुआ। ये नेटिव एल्गोरिदम का दिया हुआ सर है, आई नीचे एम होगा तो। ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है या मुझे नहीं जी आ जी रही? सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है सर। ओके, ये ये टाइलिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये, उसका तो नहीं है सर, स्टेस नहीं, स्टेस जो आप स्टेसिस बता रहे थे। ये है ये स्टेसिस। रहा यहाँ पर है। हाँ, तो अगर इसको देखें तो इसको हम देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है ये। जैसे कि सर अब यहाँ देखें सर, इसमें ना ए कॉमा बी है तो एन बाय एन की मैट्रिक्स है, और एन जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है टू की जी पावर में। जी हाँ। और जो है, आउटपुट हमारे पास ए टू बी आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। हम्म, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कह रहे हैं कि एन लेस देन इक्वल टू 16, तो देन रिटर्न, मतलब ये है कि एन की वैल्यू जो है 16 या उससे कम हो तो हम रिटर्न कर देंगे मेट मल्टीप्लीकेशन। और ये कह रहे हैं कि एंड इफ, अच्छा ये जो है ना, स्प्लिट द मैट्रिक्स इनटू 1/4, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये है ना, मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 4 के पार्ट में। अगर वो मैट्रिक्स जो है उसकी साइज 8 है तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। यस, जी ओरिजिनल, जी। मतलब हाँ यस। 16 है तो फिर हम उसको 1/4 के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आई यस। थिंक 16 से अगर कम हुआ तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स बनेगा नहीं। हम्म। तो ये तो हाँ सही है। तो हाँ। स्टेशनरी एल्गोरिथम यही कह रहा है कि क्योंकि वो चूंकि डिवाइड कर रहा है, तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर वैल्यूज कम है, तो अगर हम उसको, अगर 8 है उसको अगर हम 1/2 करेंगे तो 1/2 के अंदर वो हमारे पास प्रॉपर मैट्रिक्स बनेगा नहीं, वो ऐसे बनेगा या तो A1 हम्म। A2। तो हम इसके साथ काम कर नहीं सकते फिर। यस, तो 1/4 में कर रहे हैं वो, कि जो है चौथा हिस्सा ना एक मैट्रिक्स का। तो अगर वो 16 साइज की है तो 16 साइज का अगर फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो वो 4 साइज बनता है। तो एक 4 साइज वाला ले लिया और उसका दूसरा सेकंड पार्ट जो है वो 4 साइज वाला, तो उनको आई थिंक वो फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो वो किस तरीके से कर रहा है कि वो जो है मल्टीप्लाई को फंक्शन को कॉल कर रहा है और n/2 को भेज रहा है, मतलब कि जो है आपका फुल n की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे 16 है ना, जी हाँ। 16 एन डिवाइड बाई 16। 2, और A1, और इसी तरीके से फिर P2 के लिए कॉल किया उसने, फिर P3 के लिए। अच्छा उसमें अगर आप देखें तो B2 - B4 किया उसने, P1 + A2 किया। अब ये कोई इसका एल्गोरिथम चल रहा है जो इस तरीके से काम कर रहा है कि पहले प्लस भी कर रहा है माइनस भी कर रहा है वैल्यूज को, और फिर आखिर में वो रिटर्न कर रहा है। Yes. हाँ जी हाँ, यही कर रहा है। तो ये बेसिकली उनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर रहा है, फिर उसके अंदर से माइनस भी कर रहा है। जैसे A1 हम्म। B2 को A1 लिया, फिर B2 - B4 किया, फिर A1 + A2 किया और फिर B4 लिया, ताकि दोनों वैल्यू आ जाए। हम्म। बिल्कुल। तो बेसिकली पहले ये पूरी एरे पूरी सब पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करता है पहले हाफ हाफ में, और उससे भी कम साइज में करता है 1/4 में। तो उसके बाद उनको आपस में जो पार्ट्स है उनको प्लस करके और माइनस करके वो कर रहा है। यस। जी हाँ, इसकी तरह देखते हैं कि अगर कुछ विजुअलाइजेशन वगैरह मिल रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट हम ये कर रहे हैं कि हम, हमारे पास जो एक मैसिव एरे है, सही है ना, अब वो 16 का हो, 32 बाय 32 का हो, या किसी भी लेंथ का हो, तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस करके कितना, अब जैसे 16 वाला जो था हमारे पास,
हम उसको रिड्यूस करके 4 पे लेके आ गए थे, और फिर हमने उसको सॉल्व किया था। अब अगर वो 16 से छोटा है तो उसको जरूरत नहीं है सॉल्व कर, अपना छोटा करने की, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा नॉर्मली जैसे सॉल्व होता है। तो ये लॉजिक है हमारे पास स्ट्रेसेस एल्गोरिथम की, जो बड़े एरर्स, बड़े जो मैट्रिसेस हैं, हम उनको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी। अब जैसे वहां पे देखा था कि हमने सूडो कोड के अंदर हमने क्या किया था कि हम ए को, ए आ गया हमारे पास, फिर F2H आ गया, इस तरीके से हम लोग बनाते जा रहे हैं। सही है ना? तो हमारे पास ये ए वाला 2x2 का आ गया, बी वाला आ गया 2x2 का हमारे पास, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से रिजल्टेड एरे क्रिएट कर रहे हैं। सही है ना? इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया। हमने क्या किया था, हमने एक जो बड़ा एरे था हमारे पास, हमने उसको रिड्यूस करा। रिड्यूस करने के बाद हमने दो छोटे एरे बनाए, तो हमने उनको रिजॉल्व किया, और फिर हमें एंड में रिजल्ट मिल गया। तो ये जो स्ट्रेसेस की इम्प्लीमेंटेशन है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। तो ये तो इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है स्ट्रेसेस के एल्गोरिथम के हवाले से, इसके लॉजिक के हवाले से, इसको हम फर्दर आगे भी देख लेंगे मजीद के, हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई इशू है, या कोई क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के हवाले से, क्या स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट है क्या? अच्छा, इसमें एक चीज और नोट करने की है कि जाहिर तो स्ट्रेसेस एल्गोरिथम लग रहा है कि बहुत एफिशिएंट होगा। सही है। क्योंकि हम बड़े मैट्रिसेस को डिवाइड करते हुए छोटे मैट्रिसेस पे लेकर आ गए, और फिर हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो बाहर तो लग रहा है कि काफी वो है, एफिशिएंट सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्ट्रेसेस एल्गोरिथम के अंदर। अगर फर्ज कर लेते हैं हम कि नॉर्मल जो मेथड है, क्योंकि स्ट्रेसेस क्या कर रहा है, स्ट्रेसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन को कम कर रहा है। सही है ना? अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें तो उसमें काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन लग रही है, स्ट्रेसिंग उसको कम करता है। स्ट्रेसिंग जो है वो एडिशन पे ज्यादा फोकस करता है कि मल्टीप्लिकेशन कम हो जाए और फिर वो वैल्यूज ऐड होता जाए। लेकिन अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर एक एक प्रोसेस है जिसके अंदर 8 मल्टीप्लिकेशन लग रही है, सही है, तो स्ट्रेसेस के अंदर 7 लगेंगी। सही है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो फिर मैटर नहीं करते, अनलेस आपके पास कोई बहुत बड़ा एरे, अपना मैट्रिक्स है काफी बड़ा। सही है ना? और उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास आ रही है 100 मल्टीप्लिकेशन लग रही है, सही है ना, और स्ट्रेसिंग के थ्रू हमारे पास अगर वो हाफ भी जाती है 50, तो फायदेमंद है हमारे लिए स्ट्रेसिंग। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 8 लग रही है और स्ट्रेसिंग के थ्रू 7 लग रही है, तो फिर इनएफिशिएंट है स्ट्रेसिंग को यूज करना। सही है ना? तो स्ट्रेसिंग जो है वो काफी लार्ज मैट्रिसेस के ऊपर वर्क करता है, और जब डिफरेंस ज्यादा हो तो ही बेटर होता है, वरना फिर स्ट्रेसिंग का फायदा नहीं है स्ट्रेसिंग यूज करने का। ये स्मॉल सर, मैट्रिक्स। ये सर यहाँ पे जो टाइम भी बताया हुआ है उसमें भी आप देखें तो बड़ी मैट्रिक्स में डिफरेंस आ रहा है, छोटी मैट्रिक्स में उसका ज्यादा टाइम लग रहा है एज अ नेटिव अप्रोच से, नेव जी हाँ। अप्रोच से। यस। और ये लास्ट वाला ये यस, सेम है। हाँ, ये तो सेम है। यहाँ पे काफी डिफरेंस है। यहाँ काफी डिफरेंस आ रहा है। यस। तो 0.2। फाइव हाँ। हंड्रेड ट्वेल्व की साइज हो गई, बड़ी मैट्रिक्स थी। जी हाँ। यानी इधर एन का जो साइज है वो 512 है, तो यानी इतना बड़ा हमारे पास मैट्रिक्स है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस हमें विजिबल होगा, वरना
डिफरेंस विजिबल नहीं है, 16 तक विजिबल नहीं है। इसमें अगर देखें तो इसमें भी कोई खास नहीं, बल्कि इसमें ज़्यादा है। स्ट्रेसन जो है वो 32 के अंदर यस, ज़्यादा ले रहा है। ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, इसमें भी ज़्यादा ले रहा है 64 के अंदर भी। यहाँ पर थोड़ा कम होना शुरू हुआ, लेकिन देख रहे हैं ना कि डिफरेंस इतना नहीं है, अनलेस अगर हम यहाँ पे चले जाएं 512 पे। आई थिंक ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में यूज होता होगा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैट्रिक्स बन जाते हैं, तो शायद हो सकता है ये सर डेटा। बिल्कुल। ये हमारे पास जो कंप्यूटर विजन है उसमें जब हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग का आता है कि लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं एंड वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स एंड वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इमेजेस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल इस तरह से हम ये तो अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो स्टैंडर्ड मेथड हम यूज़ करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं लाइक इमेजेस हैं वो मैट्रिसेस की फॉर्म में होती हैं, तो वहां से अब फ्यूचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहां पे ये हमारे पास एल्गोरिथम यूज होता है इन रियल लाइफ अगर हम इसको देखें। यस सर, क्योंकि वहीं पर ही जरूरत पड़ती है कि वहाँ ही इतने बड़े डेटा सेट बन जाते हैं, मतलब कि जो है उनको पे कैलकुलेट करना। तो जरा सा भी अगर फर्क पड़ता है टाइम में तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस माना जाता है, अगर 1 मिली सेकेंड भी कम हो जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम बस अपना इसको एक दफ़ा कंक्लूड कर देते हैं। हमने जो स्ट्रेसन को देखा, तो स्ट्रेसन बेसिकली लार्ज एरे को हम स्मॉल एरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सही है ना, जो कि उसके साइज का n/4 होता है। सही है ना। और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं स्ट्रेसन को। तो ये वाला पार्ट हमारे पास डिवाइड का हो गया, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास उसका हो गया, कॉन्कर का हो गया। और फिर जब दोबारा हम उसको कंबाइन करके रिजल्टेंट एरे बनाएंगे, तो वो फिर हमारे पास आ गया पार्ट कंबाइन का। सही है। तो अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है तो फिर वो पूछ सकता है, वरना हम अपने सेशन को फिर कंक्लूड करते हैं। एनीवन किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड? अच्छा सर, इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देख रहे हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे या सिर्फ डिस्कस करेंगे, मतलब। सर हम वो है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स की CLRS जो बुक है, तो हम वो देख रहे हैं उस बुक को। अच्छा। तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी देखेंगे जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा। क्लाउड एल्गोरिथम्स वगैरह देखते भी रहेंगे जो उस बुक सही के सर। अंदर जो चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम अपना सेशन जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैंने जो है वो इस बुक का लिंक स्लैक के अंदर शेयर कर दिया था, तो अगर कोई रिव्यू करना चाहता है तो वो वहां से कर सकता है स्लैक पे से। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।